रस्टास की तरह ये भी नमी से तकलीफ बढ़ती है। इसकी सर दर्द का बाज़ दफ़ा कब्ज़ से ताल्लुक़ होता है, और बाज़ दफ़ा सर दर्द के साथ नक्सीर फूटती है, जिसका मतलब यह है कि अंदर कोई से कोई अखराज बंद हुए हैं, गालबन कब्ज़ या और कुछ खुश्कियों की वजह से कुछ अखराजात बंद हुए हैं, जिसकी वजह से सर दर्द शुरू हुई है। तो नक्सीर फूटने से फिर आराम आता है इसको, लेकिन नक्सीर खुद एक बीमारी है, इसलिए यह नक्सीर बता देगी आपको कि अंदरूनी दबाव है कोई, उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। इसके गाउट के एक ख़राबी ये है कि आमतौर पर गाउट जो हैं वो किसी जगह मुंतकिल होते हैं। वो आपको ख़ास तौर पर गाउट का मिजाज समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बीमारियों में, ब्राउनिया में भी और दूसरी बीमारियों में गाउट का मिजाज समझने से आपको दवाओं की समझ आ सकती है। गाउट जिस्मों में, जोड़ों में बैठता है, अगर वहाँ टकोर से फ़ायदा हो तो ये खून में फिर हरकत करके और बहुत से झिल्लियों को नुकसान पहुँचा देता है और दिल के ऊपर खुसूसियत से हमला करता है। तो बाज़ दफ़ा गाउट या गाउट, हम आम उर्दू में जब गाउट कहते हैं तो उसमें वजह मुफासिल वगैरह सब चीज़ें शामिल हैं। टिपिकल अंग्रेज़ी टर्म गाउट नहीं, बल्कि रोमेटिक पेन्स सब आ जाती हैं। तो रोमेटिक पेन्स की बात कर रहा हूँ जिसमें गाउट भी शामिल है। अगर जोड़ों में कोई ऐसा मादा बैठा हो जो एसिडिक या क्रोसिव क्वालिटीज़ रखता है, यानी खाने वाला और उसको जैसा तेज़ाब असर करता है, घोल देता है एक चीज़ को, अगर उन मादों की वजह से मसलन यूरिक एसिड है और कई ऐसे हैं जिनके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, अंदर बैठ जाते हैं, उस सूरत में ये जो मादे रिलीज़ होते हैं खून में, ये चूँकि ज़रूरी नहीं कि पसीने और पेशाब से निकलें, इसलिए ऐसी दवाओं में जहाँ, ऐसे बीमारों में जहाँ पसीने की भी तकलीफ़ हो और पेशाब में भी कमज़ोरी हो, वहाँ ये ख़तरनाक नतीजे भी पैदा कर सकते हैं और दिल की झिल्लियों को खा जाते हैं। जैसा जंग लग जाता है ना किसी चीज़ को, या तेज़ाब खा जाता है, इस तरह उसका असर है। बाज़ असाब यानी जोड़ों की दर्दों में कोई फासिद मादे नहीं हैं, बल्कि एलर्जिक फिनोमिनॉन है। उसके नतीजे में खून रश करता है वहाँ, और सुर्ख खून के खुलिये मिल के आपस में जुड़ के वहाँ बैठना शुरू हो जाते हैं। जो खून के सुर्ख खुलिये वहाँ बैठते हैं, उनके नतीजे में और किस्म का गाउट या वजह मुफासिल पैदा होता है। उसका इन तेज़ाबी चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं। उनको अगर आप यूरिया कम करने की, यूरिक एसिड कम करने की दवाई देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अगर रिलीज़ हों तो वो किसी और जगह नुकसान नहीं पहुँचाते, क्योंकि वो एक ख़ास जोड़ के साथ एलर्जिक फिनोमिनन का ताल्लुक़ है, वहीं बैठते हैं, वरना नहीं बैठते। तो उसमें मुझे अगर आपको ऐसे ज़राए हासिल ना हो, जिससे आजकल मॉडर्न ज़राए हैं, कि पता कर सकें कि है क्या, तो दवाओं के असरात और उनके रद्द-ए-अमल से आपके लिए बीमारियों की तशख़ीस बहुत आसान हो जाती है। इसलिए अगर मरीज़ को लोकल टकोर वगैरह से आराम आए और जोड़ हल्के हो जाएं, या किसी ऐसी दवा से आराम आए और जोड़ हल्के हो जाएं, और आपकी ख्वाहिशों के पिछाने की बात क्या थी, तो दो तरह से पिछानी जाती है, तीन तरह से। अगर पेशाब ज़्यादा हुआ है, पसीना बड़ा है, तो पता चलेगा कि है ये जहरीले मादे थे, एसिड टाइप के, रिलीज़ हो गए हैं, इसलिए आराम आ गया है। अगर दिल की तकलीफ़ बढ़ गई है तो फ़ौरन वो दवा रोक देनी चाहिए जिससे आराम आया है, और कोई और दवा ऐसी ढूंढनी पड़ेगी जो बैक वक्त खारिज भी करती है और हिलाती भी है। जिस तरह एक जगह तिलछट बैठ जाती है, उसको हिलाएं तो फिर वो तैरने लग जाती है। तो बाज़ दवाएँ सिर्फ वो चमचे का काम देती हैं, बाज़ दवाएँ हैं जो
ہلاتی بھی ہیں اور باہر بھی نکالتی ہیں. تو اصل وہ دوائیں ہیں. اور دل کو خاص طور پر واچ کرنا چاہیے، دل پہ برا اثر نہیں پڑنا چاہیے. تیسری وہ قسم ہے کہ نہ پیشاب زیادہ بڑھا، نہ دل پہ کوئی اثر ہوا اور ریلیف ہوا. ایسی صورت بالعموم میرا اندازہ ہے، کیونکہ میں نے ٹیسٹ کروا کے تو نہیں دیکھا، لیکن لاجک یہ بتاتی ہے کہ الرجی سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس میں الرجک فنومینا کی دوائیں جو ہیں، جن کا عام الرجی، اب لفظ عام ہو گیا اردو میں بھی، اس کا کوئی متبادل لفظ تو نہیں ہے کوئی اردو میں؟ ہے کوئی الرجی کا؟ الرجی استعمال کرتے الرجی. ہاں. تو الرجیز کا جو فنومینا ہے وہ تو بہت ہی وسیع اور پھیلا ہوا ہے. اس کی دوا سوچنی چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مریض کے مزاج کو باریکی سے دیکھنا چاہیے. اور اگر آپ معلوم کر لیں مزاج کی جو اندرونی خاکیں ہیں، کیونکہ وقتی طور پر بعض تکلیفوں سے ایک مزاج بدخلقی کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ حصہ ہو. تو اگر اس کے نارمل حالات کا مزاج آپ کسی طرح سمجھ سکیں، اس لیے بعض دفعہ ڈاکٹر مرض کے آغاز سے پہلے کی باتیں پوچھتے ہیں. اور میں نے بھی کئی دفعہ مجبوراً یہ کیا ہے، کیونکہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مرض نے کافی تبدیلیاں پیدا کی ہیں. جب تک اس کی یادداشت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، مریض کی یادداشت سے پرانی باتوں کی طرف نہیں جائیں گے، اس وقت تک اس کی اصل کیفیت ظاہر نہیں ہو سکتی. تو الرجی کا مزاج جو ہے، اس کو پہچاننے کے لیے یہاں تو آج کل تو ٹیسٹ ہے نا بے شمار کھانے کے، اس کو گندم کی الرجی، اس کو فلاں چیز کی الرجی، اس کو فلاں چیز کی الرجی، اور ان الرجیوں میں پڑھ کے بڑی مصیبت پڑ جاتی ہے. لیکن آپ کو ہر مریض کے ساتھ وقت لگا کر اس کی یادداشت سے فائدہ اٹھا کر پتہ کرنا چاہیے کہ بیماری کا آغاز کیسے ہوا تھا، اور اس کی پھر جو الرجی پیدا ہو اس کو آپ سمجھ جائیں گے کہ اصل دوا اس وقت کیا تھی.